बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोच रहा हूँ सारी बातें तो कह दी गई हैं, तो मेरे पास क्या बचा है जी? आखिर में बोलने का यही नुकसान होता है, जो आपने कहना होता है वो दूसरे कह देते हैं। बट कुछ चीज़ें थी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हवाले से, जो अक्सर मैं देखता हूँ कि आपके जॉब हंटिंग स्किल्स के निसाब में नहीं आती। वो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कुछ ऐसी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, अगर वो जहन में ना हो तो इंसान सारी उम्र जॉब ही ढूंढता रहता है, जॉब नहीं मिलती। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं जॉबलेस था तो मैंने कैसे जॉब तलाश की, तो मैं वो शेयर कर लेता हूँ आपसे। अब जॉब हंटिंग स्किल्स के दो लेवल हैं। एक तो लेवल ये है कि इन केस मैं यहाँ से निकाला जाता हूँ या चला जाता हूँ तो मैं कैसे जॉब ढूंढूंगा। तो मेरी जॉब हंटिंग स्किल्स ज़रा डिफरेंट होंगी, क्योंकि मेरे पीछे जॉब्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो मेरे लिए ज़रा कदरे आसान हो जाएगा। मगर हम सब यहाँ इसलिए जमा है कि आप लोगों को गाइड करें जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से फ़्रेश पढ़ के निकलते हैं और फिर आगे आपने जॉब तलाश करनी है, तो आपके पीछे तो कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा टफ़ हो जाएगी। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा था कि कुछ गुजारिशात पेश कर दूँगा। पहली चीज़ हमेशा ये ज़हन में रखिएगा, अब ये सीवी डिज़ाइन करने से भी पहले की बातें हो रही हैं। जब आप अकेले घर में बैठे हो ना, अपने आप से बात कर रहे हो, तो अब उस लम्हे की बात हो रही है जब आप अकेले घर में बैठ के अपने आप से बात कर रहे होंगे। पहली चीज़, अगर आपने अच्छी जॉब तलाश करनी है तो आप इस गलत फहमी से निकल आएँ कि हालात ख़राब हैं। ठीक है, हदीस है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नेवर ब्लेम सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस जो हैं वो अल्लाह ने क्रिएट किए हैं। मुराद ये थी कि आप सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने की बजाय अपनी नालायकी पर फोकस करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, ताकि आप सर्कमस्टांसेस को चैलेंज करने के काबिल हो जाएं। तो जब कभी भी ये बात सुने कि जी हालात बड़े ख़राब हैं, जॉब नहीं मिलती, इसका मतलब ये है कि वो हालात अल्लाह ने ख़राब किए। अगर तो लोगों ने ख़राब किए हैं तो उनका हल भी निकल सकता है, और अगर वैसी हवा में तीर चला दिए कि हालात बड़े ख़राब हैं, उसका फिर इलाज कोई नहीं, आप भी घर में बैठ जाएं, बल्कि जो बात कह रहा है उसे भी मशवरा दें कि आप भी नौकरी छोड़ के घर में बैठ जाएं, तो हालात बड़े ख़राब हैं। तो हालात कभी ख़राब नहीं होते, हालात दिमाग के अंदर होते हैं। ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस है जो सर्कमस्टांसेस को डिफ़ाइन करता है। सर्कमस्टांसेस बज़ाते ख़ुद कभी ख़राब नहीं होते हैं। जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, 24 घंटे का दिन है, वो एक कामयाब आदमी के लिए भी है, आपके लिए भी है। पहली बात ये। दूसरी बात हालात की ख़राबी की। ठीक है ना, अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि सर्कमस्टांसेस वाकई ख़राब हैं। पहली कॉन्सेप्ट में यह था कि ख़राब नहीं है, सिर्फ आपने परसीव कर लिया कि ख़राब है। अब दूसरे में है कि बिल्कुल वाकई ख़राब है, अब क्या करेंगे आप? तो उसमें ये है कि आग की तासीर क्या है? फायर की, बर्न करना। मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं जलाया था? ठीक है ना, एक चीज़ की तासीर में जलाना है, मगर एक आदमी के लिए वो ठंडी हो गई। तो उसका दूसरा मैसेज ये है कि हालात कभी ख़राब भी हो जाएं तो उन ख़राब हालात में अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करें, हालात पे फोकस ना करें। ख़राब तरीन हालात में भी बाज़ लोग बड़े सक्सेसफुल होकर निकले हैं। ठीक है, इसलिए कि जिनकी नज़र अल्लाह के फ़ज़ल पे होगी, वो ख़राब हालात में से भी गर्म हालात जो होंगे वो ठंडे उनके लिए हो जाएंगे और वो गुज़रते चले जाएंगे। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल ये है, आप कभी एयरपोर्ट पे गए हो, अगर इंटरनेशनल ट्रैवल का मौका मिला है, तो अच्छे खासे पढ़े लिखे शरीफ आदमी को इमिग्रेशन वाले पकड़ लेते हैं, 2 घंटे बिठाए रखते हैं, और एंड पे कुछ नहीं होता, बस क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। शक में मुब्तला हो जाते हैं, निकल जाते हैं। कुछ बेचारे कपड़ों से मज़लूम लगते हैं, मगर आराम से गुजर जाते हैं, पूछता भी कोई नहीं है। ज़िंदगी के बेशुमार मामला आएंगे जहाँ पर कुछ लोगों को, अगर वो आपके साथ है तो मशहूर हो जाते हैं, यार ये हमारे साथ गया तो हमें किसी ना किसी ने पकड़ लेना। हो सकता है ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ ले, पुलिस वाला पूछगिछ ज़रूर करेंगे, बेशक छोड़ दें, उनकी सोबत ही आपके लिए बाइस फैज़ होगी। तो कुछ लोग होंगे वो जहाँ भी जाएंगे, जिस तरह भी जाएंगे, अगर कोई एक आदमी आपके लिए तल्ख कलामी, किसी दूसरे के लिए तल्खी से बात कर रहा है, तो उसके बाद जब आपसे बात करेगा तो फ़ौरन नरम मिजाज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये उसकी नरमी या उसकी तल्खी नहीं है, ये जिस आदमी पे अल्लाह का फ़ज़ल है उसके लिए लोहा भी नरम हो जाता है। ठीक है ना,
तो एक तो इस ट्रैप से निकल आएँ कि सर्कमस्टांसेस जो हैं ख़राब हैं, इसलिए ख़राब सर्कमस्टांसेस में आपको जॉब कैसे मिलेगी। आप ये देखें कि आप पर अल्लाह का कितना फ़ज़ल है और आप इन मनफी और गैर माकूल और नामाकूल किस्म के कमेंट से बचने की कोशिश करें ताकि आपका इंटरनल मेंटल फोकस पॉजिटिव रहे, ठीक है ना। उनसे कह जी हालात बहुत ही ख़राब होंगे। हमारे अक्सर रिश्तेदारों में होता है, किसी को यूके फ़ोन कर लें या अमेरिका में कि यार मैं सोच रहा हूँ इधर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो कहेगा नहीं यार हालात बड़े ख़राब हैं। तो मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ फिर तुम तो आ जाओ, चलो ख़ुद उधर रह रहे हो ख़राब हालात में, मैंने आने का सोचा तो हालात ख़राब हो गए, ठीक है ना। तो ये एक तरह से किसी को कहना होता है यार तुम नहीं आना खुदा ना खास्ता, ठीक है ना, कहीं आके मुझसे ये ना कह देना जी मेरी मदद करो पैसों की चाहिए। तो ये जो ट्रैप है ना बैड सर्कमस्टांसेस का, ये इंतहाई अहमकाना किस्म का कॉन्सेप्ट है। इससे बचें ज़िंदगी में और अपने दोस्तों को भी बचाने की कोशिश करें। तो एक चीज़ क्लियर होगी कि कभी हालात बुरे नहीं होते, और बुरे हालात भी हों तो फिर आप ये देखें कि आप बुरे हालात का हिस्सा हैं या अल्लाह ताला के फ़ज़ल का हिस्सा हैं। तो फ़ज़ल पे नज़र रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, दूसरा ये चीज़ है, जब आप जॉब तलाश कर रहे हैं तो कोशिश करें उस सर्च प्रोसेस में किसी ना किसी की मदद ज़रूर करें। अब मेरी एक रूहानी निस्बत है, तो मैं जब जॉबलेस था तो लाहौर में इंटरव्यू देने गया 5 स्टार होटल में। तो मेरे पास हालात इतने ख़राब थे कि सिर्फ 20 रुपये थे जेब में। तो मैंने सोचा अगर 20 रुपये मैं दे के ये मैं बस में जाता हूँ तो वापसी का किराया नहीं होगा, और अगर वापसी का किराया नहीं होगा तो मैंने सोचा पैदल ही चलते हैं। अब वो लाहौर से मैंने जाना था मुजंग से माल रोड पे इंटरव्यू देने के लिए 5 स्टार, तो मैंने कहा पैदल ही चलते हैं। तो पैदल गया, अंदर इंटरव्यू मैंने दिया और बाहर आया तो मेरे पास वो 20 रुपये बचे हुए थे। तो मैंने सोचा अब 20 रुपये का ये हो सकता है कि 5 रुपये का नान लूँ और 15 रुपये के चने तो लंच ही कर लें, तो फिर वापसी का चलेंगे। तो मैं जब बाहर आया तो एक आदमी मेरे पास आया अच्छे खासे कपड़े पहने हुए और कहने लगा जी मैं यहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ, तो मेरे पास बस का किराया नहीं, अगर आप अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दें। मैंने कहा ये अल्लाह ताला भला करे। मेरे ज़हन में था मैं इसको दूँगा तो मैं लंच से तो रह गया, तो उसको मैंने कहा जी अल्लाह भला करे। वो चला गया। तो मैं जब घर आया तो फिर जब मैं जो रूहानी थे पीर साहब, उनसे मैं हाज़िर हुआ तो कहते अगर आप उसको दे देते ना तो आपकी जॉब हो जानी थी। आपने अपने डिफ़िकल्ट टाइम में अपनी ज़ात पे फोकस रखा है, उसकी मजबूरी या उसका नहीं सोचा। तो वो कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान होता है। तो एक तो ये मिसाल है। दूसरी मिसाल ये है कि हमारे यहाँ जिम में हमें एक ख़ातून ट्रेनर की ज़रूरत थी। तो वो जिन्होंने अप्लाई किया था CV के साथ, उनको यहाँ की लोकेशन का नहीं पता था, तो उनके साथ एक उनकी सहेली आ गई कि चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, वो ख़ुद भी पढ़ाती हैं। तो जब वो मेरे सामने बैठे हुए थे, इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किया, तो मुझे उनकी जो सहेली उनकी मदद के लिए आई थी, मुझे वो ज़्यादा सूटेबल लगी उन पोजीशन के लिए। तो अब हमारा एक अपना क्राइटेरिया होता है। तो मैंने दोनों को बता दिया कि ये पॉसिबिलिटी है। जो असल कैंडिडेट आई थी उनसे माजरत कर ली, मगर उनके सामने उनकी फ्रेंड को भी ऑफ़र कर दिया और बता दिया कि इन बेसिस के ऊपर मैंने आपको सेलेक्ट नहीं किया और मैं समझता हूँ इस पोजीशन के लिए ये ज़्यादा मुनासिब होंगे। तो जो असल कैंडिडेट थे उन्होंने कहा जी मुझे कोई इतराज़ नहीं, अगर मेरी दोस्त का ये मसला हल होता है तो, यानी कि अगर उनकी एक तो जॉब उनको भी चाहिए थी, दूसरा आपके म्यार पे अगर वो ज़्यादा बेहतर उतरती हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर वो अपनी दोस्त की मदद के लिए ना आई होती तो शायद वो जॉब से भी महरूम हो जाती। तो बाज़ का आपके नसीब की जो जॉब है, हो सकता है जब आप किसी की मदद करने के लिए जा रहे हों तो एक तरह से हो सकता है कि आपके नसीब में भी वो जॉब लिखी हो, मगर अल्लाह ताला ने वो आपका नसीब इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि वो नसीब आपको उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक आप किसी दूसरे की ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं जाएंगे। हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि एक तवाफ़ काबा कर रहे थे और एक शख्स उनके पास आया और उसने आगे का कान में कुछ कहा, तो वो तवाफ़ काबा अधूरा छोड़ के चले गए। अब तवाफ़ काबा से बड़ी इबादत तो नहीं हो सकती। तो थोड़ी देर बाद जब वापस तशरीफ़ लाए तो लोगों ने पूछा कि कौन सा ऐसा काम था जो तवाफ़ काबा से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो आपने कहा था एक मजबूर शख्स को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैं पहले उसकी पैसों की ज़रूरत पूरी करने गया था। तो हमारे अगर बुज़ुर्गान दीन में भी देखें, इस्लाम का जो मेन फोकस है अपार्ट फ्राम ट्रेडिशनल वर्शिप, वो सारे का सारा खिदमत खलक पे ही बेस करता है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट वो ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं आपको कैसे गाइड करें। आपको बताया जा रहा है कि जैसे दोस्तों ने और बाकी कोलीग्स ने भी शेयर किया कि आपको क्या करना चाहिए। एक एहतियाती वार्निंग मैं पहले आपको देना चाहता हूँ कि बताना ये चाहता हूँ कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के HR मैनेजर वो हैं
जिनको अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब नहीं देना चाहता तो एचआर मैनेजर लगा दिया। ठीक है, और कई केसेस ऐसे हैं, हमारे कुलीग भी हैं तो समझते हैं सारा कुछ। हो सकता है अगर आपको जॉब नहीं है तो ज़रूरी नहीं आपका कोई नुक्स है उसमें, हो सकता है वो गलत आदमी गलत पोजीशन पे बैठा हो। ठीक है ना। इसकी एक मिसाल है, लाहौर के 5 स्टार होटल हैं, वहाँ के जनरल मैनेजर हैं। उनको मेरा एक दोस्त इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने उसके मजहबी हवाले से गुफ्तगू उन्होंने की, सीवी पे कोई बात नहीं हुई, तो बड़ा परेशान होकर वापस आ गया कि मुझसे मजहबी हवाले से गुफ्तगू करते हैं, मेरे क्वालिफ़िकेशन पे कोई बात नहीं हुई। तो दूसरे दोस्त ने पूछा कि क्या बात हुई थी, बस यही पूछ रहे थे आपका मसलक क्या है, आप कहाँ से हैं, कहाँ से हैं। तो उसने पूछा आपने क्या बताया, उसने कहा जी मैंने बताया सुन्नी घराने से हूँ। कहता फिर जॉब नहीं होगी। कहता क्यों? वो कहते हैं वो शाह साहब हैं जी, शाह साहब को जॉब देते हैं। अगर आपका अहले तशरीह से बैकग्राउंड है तो फिर आपको जॉब मिल जानी थी, अब आप उस मसलक से नहीं है लिहाजा आपको जॉब नहीं मिलनी। तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन का जब आप रिलीजियस बैकग्राउंड भी देखेंगे तो बाज़ मखसूस पोजीशंस पे लोग, खा वो एचआर की पोजीशन पे हैं या हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बाज़ मखसूस लोग ही भर्ती करने हैं। उसमें आपके कोई टैलेंट नहीं चलेगा, कोई कुछ भी नहीं चलेगा उसमें। आपको वो मैं आपको उसको बताऊँगा, इसका हल और तोड़ क्या है वो भी आपको बताऊँगा। बट ये चीज़ ज़हन में रखिए कि बाज़ औक़ात अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो अपनी ज़ात के ऊपर फ़िक्र करने की बजाय आप ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करें। जैसे बाज़ दोस्तों ने कहा कि जहाँ अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का माहौल भी स्टडी कर लें, और माहौल में एचआर मैनेजर भी दाखिल है। ठीक है। और अक्सर एचआर डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे रिटायर्ड फ़ौजियों को लगा दिया, अब वो एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, अब वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को रेजिमेंट के सेंस में चला रहे हैं। ठीक है ना। उनका हुक्म देने का अंदाज़ भी वही है, कोई इनकार कर दे वही है। यानी जो जेन्युइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका बड़े कम एचआर मैनेजर्स को पता है कि ये है क्या असल में, वरना वही पुराने कॉन्सेप्ट लेके तो एचआर मैनेजर का नाम बदल दिया, यानी लफ्ज़ बदल गया, आते पुरानी। ठीक है। और तीसरी जो चीज़ अच्छी जॉब हंटिंग स्किल्स के लिए, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक चीज़ ज़हन में रखें, हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम भी स्टेटस कॉन्शियस है। लोग अगर लम्ब से पढ़े हुए हैं तो खुद ही ज्यूम कर लेते हैं कि मैं टैलेंटेड हो गया। ठीक है ना। अगर वो किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ है तो वो पहले ही बेचारा समझता है कि मैं मज़लूम हूँ, क्योंकि मैं वो हाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़ा हुआ। जहाँ यानी मैंने इंतहाई सर्टिफाइड इडियट्स भी देखे हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं, सिर्फ पहले अहमक थे अब सर्टिफाइड अहमक हो गए। ठीक है ना। तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेने से तालीम नहीं आती, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेने से अकल नहीं आती। कुछ चीज़ें मौरूसी भी होती हैं, कुछ चीज़ें घर की तरबियत का भी असर रखती हैं, कुछ चीज़ें डीएनए से भी ताल्लुक़ रखती हैं। तो मुराद ये है कि मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं ये देख लेता हूँ ये आदमी पढ़ा कहाँ से है, मगर मैं जब बात करता हूँ तो उसकी डिग्री देख के मुतासर नहीं होता। मैं जिस सब्जेक्ट में वो पढ़ा हुआ है मैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करके इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखता हूँ। बाज़ यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए मशहूर है कि वहाँ को एजुकेशन है, लोग अच्छे बच्चे इसलिए भेजते हैं कि अच्छी लड़कियों के रिश्ते मिल जाएं। ऐसी यूनिवर्सिटी अभी इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चों को अपने सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम उसके साथ अटैच करके उसको काबिल और लायक और ज़हीन बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि काबिलियत का, जहानत का, लायक होने का ताल्लुक़ घर की तरबियत से बिस्मिल्लाह होती है। जो घर में तरबियत अगर ठीक नहीं मिली तो यूनिवर्सिटी में भी वही रहेगा वो। इसलिए जब एजुकेशन की बात करते हैं तो आप पहले तो ये डिफ़ाइन कर लें कि आपने एजुकेशन से मुराद क्या लेनी है। अच्छे इंस्टीट्यूशन से एक अच्छी डिग्री से मुराद लेनी है एजुकेशन की, या पढ़ने लिखने को आपने मुराद लेनी है। तो अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में हैं, अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए आपके वालिदैन को, तो उसमें एडिशनल जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है सब्जेक्ट्स की, वो जब आप डालेंगे तो आप उस इंस्टीट्यूशन का नाम भी मशहूर करेंगे। किसी इंस्टीट्यूशन ने आज तक कोई बड़ा आदमी पैदा नहीं किया, ये मैं दावे से कहता हूँ। बड़े आदमियों की वजह से इंस्टीट्यूशंस को इज़्ज़त मिलती है, वरना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जो मशहूर हैं वहाँ से नालायक लोग भी निकले। ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूशंस को इज़्ज़त उसके तालिब इल्म, उसकी फ़ैकल्टी, उसके लोग देते हैं। अगर वो इंस्टीट्यूशन में क्राइटेरिया अच्छा होगा सिलेक्शन का, मयार का, तो वो इंस्टीट्यूशन को इज़्ज़त बख्शेंगे और उसी वजह से इंस्टीट्यूशन मशहूर भी होता है। तो हमारा तो ये है कि जब हम देखते हैं अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आ रहा है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसने अच्छा पढ़ा होगा, अच्छे इन्वायरमेंट में गया होगा, मगर महज इंस्टीट्यूशन को देख के हम ये डिसाइड नहीं करते कि बंदा भी लायक होगा, ज़हीन होगा। हम फर्दर उसको क्वेश्चन करके उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा है या नहीं है।
और तीसरी चीज़ जो आखिरी है, उसके बाद फिर बाकी दोस्तों ने सब रिपीट कर दिया, यानी उन्होंने बयान कर दिया, मेरी रेपिटेशन ही थी। आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को डिफ़ाइन ज़रूर करें जब आप जॉब लाइफ में जाएंगे ना, क्योंकि ये आपको आगे ज़िंदगी में ऑन जॉब जब आप रह रहे होंगे। अब मैं HR मैनेजर हूँ, मेरा एक अपना मसलक है, मेरा एक अपना मज़हब है, ठीक है ना। अगर मैं उसी के चश्मे लगा के सारी ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजमों को देखना शुरू कर दूं तो मेरे ख़्याल में मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इससे ज़्यादा बुरा वक्त नहीं आएगा, ठीक है। बाज़ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाज़ ऐसे HR हेड हंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक मखसूस मसलक और एक मज़हब की बुनियाद पर हैं। उन्होंने यानी सोसाइटी को कैप्चर करने के लिए सिर्फ़ अपने ही मसलक या मज़हब के लोगों को बड़ी बड़ी पोजीशन दिलवानी है। उससे हट के अगर कोई आ जाएगा तो वो उसको घास भी नहीं डालेंगे। ऐसा पाकिस्तान में होता है, जो लोग जानते हैं वो है। आपके लिए मैसेज ये है कि आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने ज़िंदगी में आगे जो बढ़ना है ये किस बेसिस पे बढ़ना है। आप एक जो प्रोफेशनल बनेंगे तो आप क्या एक देवबंदी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, एक शिया प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अहले हदीस प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या सुन्नी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। तो मेरी सजेशन ये होगी कि ये सारी आइडेंटिटीज़ हैं मसलक की, इसको ज़रूर सीने से लगाएं, मोहब्बत करें, मगर अपनी पहचान और अपनी सोच की बुनियाद अपने मज़हब दीन पर रखें, मज़हब पर नहीं। अगर आप शिया बन के सोचेंगे तो फिर आपको शायद शिया के अलावा कोई मुसलमान नज़र नहीं आएगा। अगर आप देवबंदी बन के सोचेंगे तो शायद आपको बरेलवी बुरे लगने शुरू हो जाए। अगर आप बरेलवी बन के सोचना शुरू कर देंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने देवबंदी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये इनके दरमियान क्लैश चलता आ रहा है थियोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा मशवरा ये है कि जब आप अकेले बैठ के सोचें या जब आप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाएं तो आप अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करें। उसका फ़ायदा ये होगा, जब आप मुसलमान होंगे तो मुसलमान में ये इस्लाम के अंदर ये सारे मसलक आ जाते हैं। अब मैं HR मैनेजर हूँ, मेरा एक अपना मसलक है, मगर मैं अपने मसलक के ऊपर अपने दीन की सोच को प्रायोरिटी रखता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि ना सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुझे अपने लगते हैं, बल्कि चूँकि दीन की सोच है तो जो मुसलमान नहीं है वो भी मुझे खुदा की मखलूक लगता है। और उस बेसिस के ऊपर जब मैं HR की स्किल्स को प्रैक्टिस करता हूँ हायरिंग में या फायरिंग में, तो उसमें मैं फिर इंसान को इंसान होने का हक़ देता हूँ। महज ये मेरे मसलक आदमी इसलिए मैं प्रायोरिटी रखूँगा इसको हायर करने में, ये काम गलत हो जाता है। उसको हक़दार को उसका हक़ देना चाहिए और कोशिश करें जो रिलीजियस आपके तासुबात हैं उससे बचें। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटैच हैं और कुरान पाक से और इस्लाम से अटैच हैं। इसके नीचे अपनी पहचान रखें, बाकी जितने भी मसलक हैं उससे नीचे रखें, बस प्रायोरिटी चेंज ना करें। जब आपका मसलक इस्लाम के ऊपर आ जाएगा तो ख़राबी शुरू हो जाएगी। बस प्रायोरिटी में इस्लाम मुसलमान पहला रखें और इंसान होने के हवाले से, क्योंकि HR की स्किल ऐसी है और जॉब हंटिंग स्किल्स भी ऐसी हैं कि कहीं भी जब हम बात करते हैं, जब हम ये पिछले दिनों जब टेररिज्म का बहुत ज़्यादा हुआ था तो हमें इंफॉर्मेशन होती हैं कि बाज़ मखसूस इलाकों से या बाज़ मखसूस माइंडसेट रखने वाले लोग आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। तो फिर अपार्ट फ्रॉम जो चीज़ें CV पे नहीं लिखी होती, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में जानने के लिए बंदे की कुछ ऐसे सवालात भी पूछते हैं जिससे इसकी रिलीजियस और थियोलॉजिकल आइडेंटिटी थोड़ी सी एक्सप्लेन हो सके कि ये किस माइंडसेट का आदमी है। और हमने बास सूट बूट पहने में बड़े क्लीन शेप बड़े डिसेंट किस्म के लोगों को रिफ्यूज़ किया है। क्यों? कि उनकी थियोलॉजिकल आइडेंटिटी बाज़ का ऐसी थी जो बड़ी ख़तरनाक हो सकती थी। और बाज़ हमने बिल्कुल यानी बारिश मजहबी हालत हुलिया रखने वाले लोगों को भी हायर किया है। क्यों? कि उनकी जो रिलीजियस फ़िलासफ़ी है, जो आइडेंटिटी है वो बड़ी अच्छी है, बिल्कुल परफेक्ट है। यानी आप उस रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को भी लेके आगे चल सकते हैं। तो HR की अब स्किल ऐसी है कि वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके लिए डबल चैलेंज है। चैलेंज तो एक ही है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत आदमी गलत सीट पे बैठा हुआ है तो उससे कैसे हैंडल करना है। तो आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते जी उसको जब तक हटाएंगे नहीं मैं अप्लाई नहीं करूँगा। दुनिया में अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको और थोड़े से कम अच्छे भी मिलेंगे, तो आपने दोनों से मिलजुल के रहने का फ़न सीखना है। और बाकी जो दोस्तों ने मेरा कहा वो मैं रिपीट कर देता हूँ जो मेरे जहन में था कि आप अपनी पर्सनालिटी को माइंड मैप कर लें, उसमें आपको अपना टैलेंट की स्टॉक टेकिंग कर लें, एक्सपीरियंस की कर लें, एक बड़ी अच्छी बात जो CV पे नहीं लिखी होती कि हम जब अपना CV बनाते हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस मेंशन करते हैं,
कि मैंने ये जॉब की, ये जैसे मैं अगर आज छोड़ देता हूँ इस्लामाबाद क्लब और मेरा CV जो होगा उस पर लिखा होगा मैंने पहले कहाँ काम किया, उसके बाद कहाँ किया क्या। तो अगर आगे बैठने वाला मैनेजर समझदार होगा तो वो ये चीज़ देखेगा कि मेरे CV में मेरा एक्सपीरियंस मेंशन है, मेरी परफॉर्मेंस नहीं। अच्छे खासे एक्सपीरियंस लोग जब हम हायर करते हैं और जब उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, मैंने ये क्या कर दिया। तो हमेशा CV में ये चीज़ देखें कि जब आप CV अपना बनाएंगे, आपके लेवल पे तो चूँकि परफॉर्मेंस अभी वो मौका नहीं आएगा, मगर हमारे लेवल पे ये है कि हम जब CV डिज़ाइन करते हैं, जब आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस भी डिस्प्ले करें अपने CV पे। और उसका बेहतरीन तरीका होता है कि आपकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, आपकी अचीवमेंट क्या थी, और इस जॉब पर रहने के साथ साथ आपने किन किन हवालों से वहाँ पे काम किया। और जब आप नौकरी जब आपको मिल जाएगी तो साथ साथ कोशिश करें आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अचीवमेंट का वो साथ साथ आप रिकॉर्ड करते रहें, इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स लिखते रहें। यानी अपनी जो एकेडमिक्स लाइफ है, जो यूनिवर्सिटी से निकल के जॉब लेने तक थी, जॉब लेने के बाद उसको ख़त्म ना होने दें, वो कंटिन्यू रखें। अब मैं HR मैनेजर हूँ, मगर इस वक्त YouTube पे मेरे 160 से ज़ायद फुल मुकम्मल लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट साइंसेस पे भी, कंपैरेटिव रिलीजन्स के ऊपर भी और सोशल साइंसेस के ऊपर भी, और इस तरह के जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो भी अवेलेबल हैं। ये जो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी पर्पज़ के लिए हैं कि मुलाकात आपसे शर्फ हासिल हो गया, बाकी कुलीग से भी मुलाकात का हो गया, मगर ये जो मैं इनपुट दे रहा हूँ अपनी लाइफ का, मेरा ये इनपुट मेरे लिए रिकॉर्ड में रहे, किसी और के काम आ जाएगा। इसी तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी मैं शिरकत करता हूँ अपार्ट फ्रॉम माई जॉब। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी ज़िंदगी की क्या कहते हैं हिस्सा ज़रूर है, मगर मेरी ज़िंदगी का नेमुल बदल नहीं है। ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपने। यानी मेरी पहचान मुआशरे में मैं हूँ, इस्लामाबाद क्लब या मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपकी पहचान का आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है या क्या होगा। तो जब मैंने फ़र्स्ट जॉब तलाश की थी, इस जो आखिरी जुमले के साथ ख़त्म करूँगा, तो हमें एक गुर बता दिया था एक जुमले का, अगर आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी मुश्किल हो जाए, वो आज तक मैंने सीखा हुआ, वो ही अप्लाई करता हूँ कि जब 1000 CV वहाँ पे गया है किसी HR मैनेजर के पास, और आप कैसे आइडेंटिफाई अपने आप को करवाएंगे कि उन 1000 में से वो एक ले लें। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। सरीना में मैंने अप्लाई किया था जॉब के लिए, उस वक्त मैं PC बुरबन में काम करता एज अ ट्रेनिंग डायरेक्टर। तो सरीना में ट्रेनिंग मैनेजर की पोजीशन थी, इंटरव्यू प्रिंस अमीन ने लेने थे, और CV सिलेक्शन और बाकी कैंडिडेट की जो एक प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होनी थी, उसके बाद फाइनल कैंडिडेट जाना था प्रिंस अमीन के सामने। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो फ़िलिप शगादू ने लेना था, जो पहला फ्रेंच जनरल मैनेजर था सरीना होटल का। तो उन्होंने जो सिलेक्शन की सारे CV की, वो टोटल 50 थे, 11,000 CV थे। तो उन 50 में से अब उसने प्रिलिमिनरी इंटरव्यू करने थे जनरल मैनेजर ने। तो जब मेरा इंटरव्यू है, अब उस इंटरव्यू में मैं वाहिद था जो लाहौर से उधार लेके आने जाने का कराया तो यहाँ इंटरव्यू देने आया था। उस वक्त मैंने वो जॉब छोड़ दी थी बुरबन की, मगर उस वक्त लाहौर चला गया था। तो अप एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में। तो मैं उधार लेके यहाँ पे आया था सरीना में इंटरव्यू देने के लिए। तो मुझसे जनरल मैनेजर ने एक बात कही थी कि आप मुझे बताएं कि ये 50 CV पड़े हैं, इसमें मेजर जनरल के बेटे भी हैं, इसमें बड़े बड़े लोगों के CV भी हैं, सिफारशी भी हैं, नॉन सिफारशी भी हैं, जिसको मैंने फ़ाइनल इंटरव्यू करके सिलेक्ट करना। तो मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं? तो मैंने ये कहा था कि आप इस तरह करें कि जितना स्टाफ आपका है उन सबको जमा कर दें। आपने ट्रेनिंग मैनेजर लेना ना, उसकी तो पहली रिक्वायरमेंट ये होगी उसको बोलना आता, और जिस टॉपिक पे बोल रहा है उसके ऊपर उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। तो मैंने कहा था सबसे कहें बारी बारी 5-5, 10-10 मिनट बोल लें, अगर कोई मुझसे बेहतर बोलेगा तो उसको हायर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहरहाल वो एक्सरसाइज उन्होंने कंडक्ट करवाई, वो मेरे पास रिकॉर्ड में भी है, वो कंडक्ट हुई। तो मैं उन 50 में से, या दूसरे लफ्ज़ों में 11,000 में से वाहिद बंदा था जो डायरेक्टली मेरिट पे गया था। तो इसलिए ये जब ये हालात हो ना कि जी सिफारिश के बगैर बंदा नहीं रख सकते और हालात बड़े ख़राब हैं, मैंने इन सारे गलत फहमियों से जान छुड़ाई हुई थी। मैंने कहा था हालात जितने भी ख़राब हैं, मैंने जॉब अल्लाह के फ़ज़ल के तहत रह के तलाश करनी है, हालात के तहत नहीं। तो अल्लाह के फ़ज़ल को ज़हन में रखा था तो वो हर जगह काम कर जाता है, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।